Hello students, we are studying transport layer and this is part 2. Till now we have understand how the connection stabilized and how the connection released. Now we are covering how flow control and buffering take place. So you can see in this diagram three types of buffering is shown. First diagram, as you can see with the cursor, it's a chained fixed size buffer. Buffer A, B and C all are having the same size. In the figure B, you can see size of buffers are different, variable size of buffers. In the figure C, you can see one large circular buffer per connection. Okay, so how this flow control works or buffering works? So it's quite possible कि अगर होस्ट 1 से होस्ट 2 पर टीसीपी कनेक्शन स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, या यूडीपी कनेक्शन स्टेबलाइज्ड है और डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, राइट, डेटा सेंड करने के बाद वो बफर भी होगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक्नॉलेजमेंट के पहले ही होस्ट 1 ने 2 और 3 डेटा पैकेट्स भेज दिए, ठीक है। अब जब तक डेटा पैकेट्स एक्नॉलेजमेंट नहीं हो गए, क्या तब तक होस्ट 1 रुके? इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। हम अगर ये मैकेनिज्म फॉलो करें कि ये पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स्ड है और उतनी बफरिंग की जा सकती है, ठीक है। मीन्स होस्ट 1 को रुकना नहीं है टिल जितनी विंडो साइज है। ये हमने पढ़ा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, राइट। तो अब ये हो सकता है कि होस्ट 1 अपने पैकेट सेंड करता जा रहा है बट होस्ट 2 एट अ टाइम एक को ही एक्नॉलेज कर सकता है। तो वो उसके पास क्या मैकेनिज्म है कि वो बफरिंग कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है बफरिंग? ताकि ऐसा ना हो कि पैकेट्स बीच में लॉस्ट हो जाए या डेटा फ्रेम लॉस्ट हो जाए, ठीक है, या डुप्लीकेट अकर हो जाए। तो ये बफरिंग का मैकेनिज्म इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बफरिंग कितने टाइप की कर सकते हैं? तो बफरिंग के 3 टाइप है। या तो आप फिक्स साइज बफर यूज करो, या वेरिएबल साइज बफर यूज करो, या सर्कुलर बफर यूज करो। ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो डिनोट कर रहा है फिक्स साइज बफर। फिक्स साइज बफर यूज करने के एडवांटेज क्या है कि आप जो एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हो वो इजी होगा। जो ये बफरिंग का मैकेनिज्म है, जो फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है, वो इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो बफर्स डिजाइन करने हैं उनकी साइज सबके इक्वल है, ठीक है। बट अगर ऐसा केस आ जाए जैसा हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लाइक सारे ये मेमोरी साइज है, ठीक है। अब कभी ऐसा हो जाए कि जो डेटा पैकेट अराइव हो रहा है और जिसको बफर करना है उसकी साइज बहुत स्मॉल है। जो आपने अम, जो आपने बफर की साइज रखी है फिक्स साइज बफर में, उससे आपका जो डेटा पैकेट अराइव हो रहा है उसकी साइज बहुत स्मॉल है। बट क्या आपका जो मैकेनिज्म है वो है कि आप भले ही स्मॉल साइज है, आपको पूरा बफर ऑक्यूपाई करना है। इससे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपने जो आपके डेटा बफर है उसकी साइज फिक्स कर दी है, बट जो अब पैकेट अराइव हो रहा है वो बहुत बड़ा है। उस केस में क्या होगा? आप उस डेटा पैकेट को इस बफर में स्टोर नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? जो मैक्सिमम पैकेट साइज हो सकती है उतना बफर सेट करेंगे। और अब इस केस में क्या होगा कि आपने साइज तो रख दी मैक्सिमम, अब चाहे छोटा पैकेट आ रहा है वो, बट वो पूरा बफर ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ये क्या हो गया? चेन्ड फिक्स साइज बफर के डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इजी है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है। डिसएडवांटेज क्या है? वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा और कभी कभी ऐसा होगा कि पैकेट इसमें फिक्स ही नहीं हो पा रहा है। लिखा हुआ है, देखते हैं। इफ द बफर साइज इज चूजन टू बी इक्वल टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सेगमेंट। लार्जेस्ट पॉसिबल सेगमेंट क्या होगा? आपका बफर पैकेट, ये वाला, ठीक है। अगर हमने बफर साइज को ऐसा चूज किया, अब अगर हमारे पास ऐसा डेटा पैकेट है जिसकी मैक्सिमम साइज है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या किया? बफर साइज को कैसा सेट करना पड़ेगा कि सारे बफर 5 साइज के हो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इफ द बफर साइज इज चूजन टू बी इक्वल टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सेगमेंट, स्पेस विल बी वेस्टेड whenever a short segment arrive। जैसा मैंने कहा, आपने साइज फिक्स करी है 5। अब जब अगर 1 साइज का पैकेट अराइव होता है तो वो उसको भी 5 वाली साइज में ही फिक्स होना पड़ेगा। और ऐसे क्या होगा? आपकी 4 कैपेसिटी वेस्ट हो जाएगी।
4 यूनिट ऑफ कैपेसिटी वेस्ट हो जाएगी। इफ द और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इफ द बफर साइज इज चूजन टू बी लेस देन अ मैक्सिमम। अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम 5 भले ही आपका पैकेट की मैक्सिमम साइज है, 5 यूनिट भले ही आपके पैकेट की मैक्सिमम साइज है, बट मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने मिनिमम इफ द बफर साइज इज चूजन टू बी लेस, मैं 5 से तो लेस ही चूज करूंगा। तो अब क्या होगा, एक ही पैकेट को स्टोर करवाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मुझे ये पता था कि पैकेट की मैक्सिमम साइज है 5, बट मैंने क्या किया कि मैं अपने बफर को 5 नहीं सेट करके मैं सेट कर रहा हूँ साइज 2। ठीक है, अगर मैं 2 सेट कर रही हूँ तो अब जब मैक्सिमम साइज वाला पैकेट बफरिंग के लिए आएगा, वो क्या करेगा, मल्टीपल बफर्स ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि 2 आपकी बफर की साइज है, पैकेट अराइव हुआ है 5, तो उसको 2.5 बफर्स चाहिए। ठीक है, बफर्स विल बी नीडेड फॉर लॉन्ग सेगमेंट्स विद द अटेंडेड। और ये जो बफरिंग करने में जो आप 2 और 3 तक जा रहे हो एक पैकेट को ऑक्यूपाई करने के लिए, ये इसमें इस फिक्स साइज बफर वाले एल्गोरिदम में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। फायदा क्या है कि आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, सारे बफर्स की साइज फिक्स कर दी। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपने फिक्स कर दी है तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, और अगर बड़ा पैकेट आ गया तो आपको एक पैकेट को ही बहुत सारे बफर्स में स्टोर करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड बफरिंग का कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल साइज। इससे एक एडवांसमेंट आया कि अब हम फिक्स साइज नहीं रख रहे, अब हम बफर की वेरिएबल साइज रख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अनदर अप्रोच टू द बफर साइज प्रॉब्लम इज टू द वेरिएबल साइज बफर। द एडवांटेज हियर इज बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ गई। क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई कि आपको बफर मैनेजमेंट का जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको रखना पड़ेगा कि एट द टाइम साइज ऑफ बफर क्या है। ठीक है, बट फायदा क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस्ट फिट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट फिट स्ट्रेटजी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला जो बफर है वो 1 यूनिट ऑफ साइज रखा है, ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। ठीक है, अब अगर इनकमिंग पैकेट की साइज 5 है, 5 यूनिट है, तो मैं उसको कहाँ स्टोर करूंगी, यहाँ पे। अगर इनकमिंग पैकेट की साइज है 2 और मेरे पास ये है 3, तो मैं इसको कहाँ स्टोर करूंगी, यहाँ पे। तो अब वेस्टेज ऑफ मेमोरी कितना होगा, सिर्फ 1 यूनिट जितना। तो अब हम क्या करेंगे, जो जहां बेस्ट फिट हो रहा है, जहां मिनिमम बेस्ट फिट मतलब जो मिनिमम वेस्टेज ऑफ मेमोरी कर रहा है, उसको चूज कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी तो हमारा कम हो गया, बट ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि अब इसका बफर मैनेजमेंट जो है, क्योंकि वेरिएबल साइज है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्कुलर बफर। अ थर्ड पॉसिबिलिटी इज टू डेडिकेट अ सिंगल लार्ज सर्कुलर बफर, जो हम यहाँ देख रहे हैं, सिंगल लार्ज सर्कुलर बफर। ठीक है, अब ये सर्कुलर क्यू जैसा ही है। दिस सिस्टम इज सिंपल, एलिजेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन सेगमेंट साइज बट मेक्स गुड यूज ऑफ मेमोरी। तो इसमें सब कुछ अच्छा है कि आपको मेमोरी का फुल यूटिलाइजेशन करेगा, सिंपल है, बट makes good use of memory only when the connections are heavily loaded। अब ऐसा हुआ कि आपने सर्कुलर बफर यूज कर लिया है, बट आपका जो कनेक्शंस है उसमें कोई ट्रैफिक ही नहीं है, मतलब एट अ टाइम 1 या 2 पैकेट जा रहे हैं, तो आपने इतना कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी यूज किया और आप उसका फुल यूज भी नहीं कर रहे। तब जब फुल यूज नहीं हो रहा है या हैवीली लोडेड नहीं है, तब तो इसकी कॉस्ट हमको ज्यादा पड़ रही है और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। बट अगर ये हैवीली लोडेड है तो ये परफेक्ट है, क्योंकि हैवीली लोडेड में ये परफेक्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये 3 टाइप के बफर्स हमने पढ़े, फिक्स साइज बफर, वेरिएबल साइज बफर एंड थर्ड वन इज सर्कुलर बफर। नाउ फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग वी विल सी हियर। डायनेमिक बफर अलोकेशन। अब यहाँ पे देखना, ए टू बी हम बफर मैनेजमेंट फ्लो कंट्रोल शो कर रहे हैं, और ये 1 to 16 स्टेप्स है। ये मैसेज को डिनोट कर रहा है, ये ए होस्ट को डिनोट कर रहा है, ये बी होस्ट को। अच्छा, यहाँ देखना, ये जो एरो क्या है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन शो कर रहे हैं, और जो ये डॉटेड है इलिप्सिस, वो डिनोट कर रहे हैं लॉस्ट ऑफ टीपीडीयू। टीपीडीयू क्या था, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है, ए टू बी जा रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन इज ए टू बी, स्टेप 1। फर्स्ट में ए ने क्या मैसेज दिया, ए रिक्वेस्ट कर रहा है 8 बफर्स का, फाइन। अब वापस ये क्या कर रहा है, बी तक गया। अब कमेंट क्या आया, ए वांट्स 8 बफर्स, फाइन। इस मैसेज का मीनिंग क्या है, ए को 8 बफर्स रिक्वायर्ड है। अब ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है, बी टू ए, एरो का डायरेक्शन देखेंगे, बी टू ए।
अब बी ग्रांट्स मैसेजेस 0 to 3 ओनली। रिक्वायर्ड कितना था 8 बफर, अवेलेबल कितना था इसको 4, तो इसने कितना इसको ग्रांट किया है 0 1 2 एंड 3। तो अब एक्नॉलेजमेंट 15 एंड बफर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 4। फाइन, वापिस से अब ये बफर को इसको कितने ग्रांट हुआ है 4, मतलब ये एम नोट से एम 3 तक के मैसेज सेंड कर सकता है। ठीक है, स्टेप 3 में ए ने ट्रांसमिट किया है सीक्वेंस 0 और सीक्वेंस 0 का डेटा क्या है एम नोट, मतलब अब ए के पास कितने बफर खाली बचे, फर्स्ट मैसेज तो सेंड कर दिया एम नोट, अब 4 में से एक बफर फिल हो गया तो रिमेनिंग कितने, ए हैज 3 बफर्स लेफ्ट नाउ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ए ने वापस ट्रांसमिशन किया है, अब सीक्वेंस क्या हो गया 0 to 1 और डेटा क्या जाएगा m1। अब कितने बफर्स बचे हैं ए के पास, ए हैज 2 बफर्स लेफ्ट नाउ। बट अब नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक लॉस्ट ऑफ टीपीडीयू हो गया है, मतलब मैसेज लॉस्ट। यहां से तो ए ने ट्रांसमिट कर दिया है सीक्वेंस ऑफ 2 और डेटा m2 ट्रांसमिट कर दिया है, ए के अकॉर्डिंग तो अब एक बफर बचना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ मैसेज लॉस्ट हो गया है और अब ए को क्या लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ ए थिंक्स इट हैज 1 लेफ्ट, बट एक्चुअल में उसके पास 2 बफर लेफ्ट है, क्योंकि जो उसने 5th नंबर पे ट्रांसमिशन किया था वो तो आपका हो गया है लॉस्ट। ठीक है, ए को नहीं पता, ए ने क्या किया, 6th स्टेप में क्या कर रहा है, यहाँ पे मैसेज लॉस्ट होने के बाद बी अक्नोलेजेस, बी ने अक्नोलेज किया 0 and 1 और अब क्या कर रहा है परमिट्स 2 to 4। तो अब बफर साइज वापस से क्या हो गई 2 3 4, अब उसके पास बफर साइज हो गई है अगेन 3। ठीक है, वापस से ए ने मैसेज ट्रांसमिट करना शुरू किया, सीक्वेंस 2 के बाद ये क्या सेंड करेगा सीक्वेंस 3 डेटा m3 और अब इसके पास कितना बफर लेफ्ट है 1, सीक्वेंस 4 सेंड किया, अब बफर है 0 एंड ए को अब रुक जाना चाहिए क्योंकि इनिशियली बफर दिए थे इसको 4, इसने यहाँ पे यूज कर लिए थे 2, फिर यहाँ पे इसने 2 to 4 डेटा सेंड करने को परमिट किया और वापस इसने जब 3 और 4 m3 भेजे तो अब बफर कंप्लीट, m नोट से m4 तक का बफर कंप्लीट। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा लॉस्ट हुआ था 5th स्टेप में, जब मैसेज का टाइम आउट हुआ और ए को अक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो ए ने क्या किया उसको रीट्रांसमिट किया, ए टाइम्स आउट एंड रीट्रांसमिट, किसको ट्रांसमिट किया m2 को। ठीक है, अब ए ने बी ने क्या किया एक्नोलेज किया है किसको m4 को और बफर की साइज है अब 0। अब वापिस से बी टू ए ट्रांसमिशन हो रहा है, इस एरो से हमको पता पड़ रहा है और अब क्या हो रहा है ए में नाउ सेंड 5, क्यों, क्योंकि इसको बफर दे दिया गया है कितनी कैपेसिटी का 1। अगेन बी फाउंड अ न्यू बफर, बी को कहीं एक और बफर खाली मिला और अब बफर की कैपेसिटी इसने क्या कर दी है 1 से इनहेंस करके 2। ठीक है, अब वापिस से जब बफर ए के पास हो गए हैं 2 तो ए ने वापस ट्रांसमिट करना शुरू किया और m4 तक भेज चुका था, अब उसने भेजा m5, ए हैज 1 बफर लेफ्ट, क्यों, क्योंकि अभी आपने कितना सेंड किया था उसको, कितने बफर की कैपेसिटी थी 2 की और अभी m5 भेजने के बाद ए के पास कितनी जगह बच गई है 1 की ओर। वापस 14th स्टेप में ए ने कितना भेजा है, एक और मैसेज भेज दिया, अब ए इज अगेन ब्लॉक्ड, क्यों, अब वापस ब्लॉक क्यों है, क्योंकि ए के पास 2 सीट थी, उसने वो वापस मैसेज सेंड कर दिए, अब ए एक और से मैसेज सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे इसने अक्नोलेज किया है बी ने 6th सीक्वेंस को, बट बफर अभी भी 0 है इसलिए ए अभी भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, और अब वापस बफर सेट किया है 4 और एक्नोलेजमेंट है 6। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, ये डेटा लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे फ्लो कंट्रोल हो रहा है होस्ट ए से होस्ट बी तक, कैसे मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं और कैसे फ्लो कंट्रोल वर्क कर रहा है। ठीक है, इनिशियली बफर ग्रांट किए बी ने, बट कोई कहीं पे मैसेज लॉस्ट हो गया तो वापस उसको रीट्रांसमिट करना पड़ा, जब तक बफर नया नहीं मिल जाता ए ब्लॉक रहा और जब बफर ग्रांट कर दिया और वो भी अगर मैसेज ब्लॉक हो गया है या लॉस्ट हो गया है, बफर यहाँ पे 16th स्टेट में ए को बफर्स ग्रांट कर दिए हैं बी ने, बट ये जो मैसेज है वो ए तक पहुंचा ही नहीं,
तो ऐसे में क्या हो गया, डेडलॉक। इस तरह से एक फ्लो कंट्रोल वर्क करता है और इस तरह से बफरिंग होती है। ठीक है, एक एक टाइम पे एक एक्नॉलेज हो जाए 1 to 1, जैसे ए ने सेंड किया एक डेटा फ्रेम, बी ने उसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया, मैसेज, अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क कर रहे हैं तो मैसेज बोलेंगे। ए ने एक मैसेज सेंड किया, बी ने हाथों हाथ उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो बफर रिक्वायर्ड नहीं। बट हम यूं कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम करते जाएंगे तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, क्योंकि जब तक बी से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा ए अपना नेक्स्ट डेटा सेंड नहीं करेगा, राइट। तो इस टाइम पे क्या करते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को भूल के क्या करते हैं कि ए एट अ टाइम जितनी कैपेसिटी है ना बफर की उतना भेजे और बी अपने हिसाब से एक्नॉलेज करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग वर्क करता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक छोटा सा एग्जाम टॉपिक है। दो टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग है, अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग एंड डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और शेयरिंग सेवरल कन्वर्सेशन ओवर कनेक्शंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लेयर जो फोर्थ लेयर है वहां से मल्टीपल या ट्रांसपोर्ट लेयर से मल्टीपल एड्रेसेस शेयर हो रहे हैं। कहाँ पे, अब नेक्स्ट लेयर्स के साथ, जैसे ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, देन डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। सिमिलरली अगर ये डाउनवर्ड है तो हम फिजिकल टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, इस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग वर्क हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेवरल कन्वर्सेशन को शेयर कर रहे हैं। जो नॉर्मल मल्टीप्लेक्सिंग टर्म है वही यहाँ पे यूज आ रही है। 4 डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है, ऑल यूज द सेम नेटवर्क कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट, यहाँ पे देख रहे हैं हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है